पृथ्वी हमारे सौरमंडल का खास और अलौकिक ग्रह है, जिसका गहना है जीवन, जल, थल और आकाश। पृथ्वी के कोने कोने में जीवन थिरक रहा है। कहीं पर गहरे समुद्र हैं, तो कहीं पर धूल से भरे रेगिस्तान, तो कहीं पर आकाश को छूती हुई पर्वतमालाएं बड़ी अनोखी हैं हमारा यह ग्रह। लेकिन जितना अनोखा यह ग्रह है, उतनी ही अनोखी वह घटनाएं थीं जिनकी बदौलत आज पृथ्वी ने यह रूप धारण किया है। अगर हम पृथ्वी के अतीत में झांक कर देखें तो हमें दिखाई देगा कि वो घटनाएं जो कि महाप्रलयकारी थीं, जिन्होंने पृथ्वी को निर्मित किया, अगर अतीत में वह चमत्कारी घटनाएं न होती तो आज हमारा सूर्य ना होता, ना पृथ्वी होती और ना ही जीवन होता और ना ही जीवन का कोई अस्तित्व होता। पृथ्वी का अतीत रोमांच से भरा हुआ है कि कैसे हमारे इस ग्रह का निर्माण हुआ, वो कौन सी चमत्कारी घटनाएं थीं जिन्होंने पृथ्वी के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामबली शर्मा और आप देख रहे हैं रामबली शर्मा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज से 460 करोड़ साल पहले अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, वह एक नेबुला की है। नेबुला एक बहुत बड़ा क्लाउड होता है जो कि गैस, डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यह कोई आम क्लाउड नहीं, बल्कि यह घर है तारों का, जो कि हजारों प्रकाश वर्ष में फैला होता है। आज हमारी पृथ्वी में आप और आपके आसपास दिखाई देने वाली हर एक भौतिक चीज आज से अरबों साल पहले इसी तरह से एक बहुत बड़े बादल में गैस और धूल के रूप में मौजूद थी। आगे चलकर इन गैस और धूल के बादलों में हमारा सूर्य, प्लेनेट, एस्टेरॉयड, धरती और इस पर था रहता हुआ जीवन। यह सब बनने वाले क्लाउड में एक अदृश्य शक्ति छुपी है जो इन गैस और धूल के बादलों को हमारी आज की दुनिया में बदल देगी। और इस अदृश्य शक्ति का नाम है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटी। वह ग्रेविटी जिसकी वजह से सेब धरती पर गिरता है, वही ग्रेविटी जो हमारी धरती को बांध कर रखती है। इसी ग्रेविटी ने हमारी दुनिया का निर्माण किया। अगर यह बोल सकते हैं तो कि अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारी दुनिया कभी बनती ही नहीं। ग्रेविटी की वजह से गैस और धूल, यह सोलर नेबुला सिकुड़ने लगा और यह प्रोसेस अगले 1 करोड़ साल तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसी दौरान एक अद्भुत घटना घटी। इस क्लाउड में बहुत दूर मौजूद एक तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ। उसकी शॉक वेव ने इस क्लाउड में एक हलचल पैदा कर दी। यह क्लाउड उन शॉक वेव की वजह से रोटेट करने लगता है। समय के साथ जैसे जैसे ग्रेविटी की वजह से यह क्लाउड सिकुड़ रहा था, वैसे वैसे इस क्लाउड में रोटेशन स्पीड और तेज होती गई। तेज रोटेशन स्पीड की वजह से इस क्लाउड ने एक बहुत बड़ी डिस्क की शेप ले ली। इस डिस्क को प्रोटोप्लेनेट डिस्क बोला जाता है। ग्रेविटी की वजह से इस डिस्क में मौजूद ज़्यादातर मैटर इसके सेंटर की ओर दबता जा रहा था, जिससे इस डिस्क के सेंटर में प्रेशर और टेंशन दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। और करोड़ों सालों के प्रोसेस के बाद इस डिस्क ने सेंटर के एक तारे का जन्म हुआ, जिसे हम सूर्य बोलते हैं। सूर्य के बनने के बाद यह डिस्क अभी भी बहुत तेजी से सूर्य के चारों ओर घूम रही थी। अभी से 45 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी और सौरमंडल के सभी ग्रह के चारों ओर सिर्फ गैस और धूल के रूप में चक्कर लगा रहे थे। धीरे धीरे यह धूल के कण आपस में जुड़ने लगे और अगले लाखों साल तक यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और यह धूल आपस में जुड़कर बड़े बड़े
ऑब्जेक्ट में बदलने लगी। जैसे जैसे यह ऑब्जेक्ट बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे इनकी ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही थी, जिससे यह आकाशीय पिंड और तेजी से डिस्क में मौजूद गैस और धूल को अपने अंदर खींचते जा रहा था। आप यह बोल सकते हैं कि यह पिंड एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रही थी और धूल को अपने अंदर खींचते जा रही थी। यह पिंड धीरे धीरे ग्रहों का रूप लेते जा रहे थे और करीब 30 लाख साल लगे इस प्लूटो प्लेनेटरी डिस्क से प्लेनेट बनने में, लेकिन अभी भी यह प्लेनेट बहुत छोटे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि शुरुआत में हमारे सौरमंडल में करीब 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ था। इन्हें वैज्ञानिक प्रोटोप्लेनेस बोलते हैं, लेकिन अब हमारा सौरमंडल एक भयानक रूप लेने वाला था। सौरमंडल के शुरुआती दौर में जितने भी प्लूटो प्लेनेस बने थे वो सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से घूम रहे थे और उन सभी प्रोटो प्लेनेट का ऑर्बिट अनस्टेबल था। इस वजह से ये आपस से टकराने लगे। आपस में टकराने की वजह से इन प्लैनेट का साइज बड़ा और ज़्यादा बड़ा होता गया और समय के साथ आपस में टक्कर का सिलसिला चालू रहा। अब सौरमंडल में सिर्फ गिने चुने ही प्लैनेट बचे थे। अभी तक पृथ्वी से कई प्लूटो प्लैनेट टकराए थे। इन टक्कर की वजह से इतनी हीट पैदा हुई थी, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से धधकते हुए एक लावे की गेंद बन चुकी थी। लेकिन अब पृथ्वी पर एक और भयानक घटना घटने वाली थी। तकरीबन मंगल ग्रह के आकार का यह ग्रह, जिसे वैज्ञानिक ने थिया नाम दिया है, यह पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आता है और पृथ्वी से टकरा जाता है। वैज्ञानिक ने इस घटना को जायंट इम्पैक्ट नाम दिया। यह घटना इतनी भीषण थी कि जैसे ही यह प्लैनेट पृथ्वी से टकराता है तो भारी मात्रा में पृथ्वी का पिघला हुआ लावा अंतरिक्ष में छिटक गया और पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग के रूप में फैल गया और समय के साथ साथ वो रिंग एक ऑब्जेक्ट में बदलने लगी, जिसे आज हम चंद्रमा बोलते हैं। दोस्तों, चंद्रमा के बनने के बारे में वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी देते हैं। जैसे कि कैप्चर थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चांद कोई प्रोटोप्लैनेट था जो कि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से इसके ऑर्बिट में आकर फंस गया। वही यह थ्योरी यह कहती है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब साथ ही साथ पृथ्वी के ऑर्बिट में चंद्रमा का भी निर्माण हो गया था। लेकिन जब साल 1969 में इंसान पहली बार चांद पर गया तब एस्ट्रोनॉट चांद की मिट्टी को साथ लेकर आए। जब चांद से लाई गई इस मिट्टी पर परीक्षण किया गया तो वैज्ञानिक ने पाया कि चांद की मिट्टी की संरचना भी पृथ्वी की मिट्टी से मेल खा रही थी, जो यह साबित करती है कि अतीत में चंद्रमा पृथ्वी का ही हिस्सा रहा होगा। तो वैज्ञानिक चांद के बनने के बारे में जायंट इम्पैक्ट थ्योरी को इस सटीक मानते हैं। इस सोलर नेबुला से पृथ्वी के बनने में अभी तक 5 करोड़ साल बीत चुके थे। चांद का जन्म हो चुका था, लेकिन पृथ्वी का चंद्रमा आज की तरह बिल्कुल नहीं था। इस समय पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी के इतने करीब था कि आज की तुलना में करीब 15 गुना से ज़्यादा बड़ा दिखता था और शुरुआत में चंद्रमा भी धधकते हुए लावे के रूप में था। अतीत में थिया प्लैनेट का पृथ्वी से टकराना पृथ्वी की एक भयानक घटना थी, लेकिन अगर इस घटना को इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो यह वास्तव में एक वरदान ही थी, क्योंकि इसके टकराने की वजह से ही पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 33.5 से झुक गई, जिसके आगे चलकर पृथ्वी पर बहुत फायदे मिलने वाले थे। आज हम अपनी पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुओं को अनुभव करते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात। पृथ्वी पर यह ऋतुएं पृथ्वी के अपने एक्सेस पर टिल्ट होने की वजह से आती हैं
और पृथ्वी के इस टिल्ट को चंद्रमा स्थिर रखे हुए है। अभी पृथ्वी रहने लायक बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब पृथ्वी पर एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी वजह से आगे चलकर पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। दरअसल पृथ्वी के अंदर मौजूद हल्के एलिमेंट्स सतह की ओर ऊपर उठने लगे और भारी एलिमेंट जैसे कि लोहा और अन्य धातुएं पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगी। जैसे जैसे पृथ्वी की कोर का निर्माण हो गया, वैसे वैसे पृथ्वी की एक आदर्श ढाल बनती जा रही थी। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं दोस्तों, अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो आज पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान भी नहीं होता। सूर्य से लगातार सोलर तूफान निकलते रहते हैं, जिनमें मौजूद चार्ज पार्टिकल पृथ्वी की ओर गोली से भी तेज रफ्तार में आते हैं, लेकिन पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को धरती पर आने से रोक देता है। अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो यह सौर हवाएं पृथ्वी के सौर मंडल को खत्म कर देती, पृथ्वी पर मौजूद समुद्र को सुखा देती। तो आप सोचकर देखिए कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के क्या पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता। धरती धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी और इसकी अलग अलग लेयर बनती जा रही थी। पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण होने लगा था। दोस्तों, पृथ्वी के बनने के इस प्रोसेस में अभी तक पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बन चुका था और पृथ्वी का चंद्रमा भी जन्म ले चुका था, लेकिन अभी भी पृथ्वी एक जरूरी चीज की कमी थी, पानी। अभी तक पूरी पृथ्वी एक बंजर थी और वीरान थी, जिस पर समुद्र तो मौजूद थे लेकिन तपते हुए लावे से भरे हुए थे। पृथ्वी अपनी धुरी पर इतनी तेजी से घूम रही थी कि इस समय पृथ्वी के दिन और रात महज 6 घंटे के होते, जहाँ 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात होती थी। जहाँ इन सोलर सिस्टम में रॉकेट प्लेनेट का निर्माण हो रहा था, तो वहीं आउटर सोलर सिस्टम में बड़ी बड़ी गैस जाइंट का निर्माण हो रहा था। साथ ही निर्माण हो रहा था कोमेट्स और एस्टेरॉयड का, और इन कोमेट्स और कोस्ट्रॉयड में मौजूद थे मिनरल और पानी। लेकिन यह कोमेट्स पृथ्वी से बहुत दूर एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद थे, जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। इस समय तक हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े गैस जाइंट जुपिटर का निर्माण भी हो चुका था। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि इसे सौर मंडल से खलबली मचा दी, जिसका असर हमारी पृथ्वी पर होना भी था और पृथ्वी को एक बहुत ही प्रलयकारी से गुजरना था। दरअसल जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से जो बड़े बड़े एस्टेरॉयड और कोमेट्स सूर्य के चारों ओर एक सर्कुलर पथ में परिक्रमा कर रहे थे, इन सभी बड़े बड़े एस्टेरॉयड और कोमेट्स की जुपिटर की ग्रेविटी से प्रभावित होकर अपने सर्कुलर पथ को छोड़कर अब एलिप्टिकल पथ में सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। और जब एलिप्टिकल ऑप्टिकल में घूमते हुए वो बड़े बड़े एस्टेरॉयड और कोमेट्स पृथ्वी के पास से होते हुए गुजरते, तो पृथ्वी की ग्रेविटी ने इन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर होती एक भयंकर एस्टेरॉयड की कोमेट्स का बारिश होने लगी। एस्टेरॉयड और कोमेट्स की यह बारिश लाखों करोड़ों साल तक ऐसे ही चलती रही। कोमेट्स आते और यह अपने साथ मिनरल और भरपूर मात्रा में पानी लाते, जिसकी पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण होने लगा। अब हमारा यह ग्रह जीवन की धारणा लेने लगा। दोस्तों, तो आप एक बार यह जरूर सोचें कि यह जिस पानी को आप पी रहे हैं, उसकी एक एक बूंद पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर कोमेट्स के अंदर से आई थी। आपको एक बार बृहस्पति ग्रह का धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी की वजह से वो पानी पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाया, जिसकी वजह से आप और मैं इस दुनिया में आ पाए, क्योंकि बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था। तो दोस्तों, धीरे धीरे पृथ्वी आज की पृथ्वी में बदलती जा रही थी और धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन पनपने लगा
और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही और धीरे धीरे इंसानों का जन्म होने लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिलती रहे।